आज मार्केट के अंदर एक दायरे का कामकाज हो रहा है। निफ्टी अगर बैंक निफ्टी को आप चेक करेंगे तो आज सुबह से स्विंग ट्रेड बन रहा है और ना ही निफ्टी ने 24,400-500 की रेंज को पार किया और ना ही 24,200 को ट्रेड कर रहे, कोई दिक्कत खड़ी कर रहा है। हालांकि आपको पता है आज मार्केट ने फर्स्ट रिएक्शन दिया है, जो कल जवाबी कार्रवाई हुई है भारत की तरफ से। 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक हुए हैं बाकायदा, और भारत ने एक जीत हासिल की है इस तरह से कि जो सिंदूर ऑपरेशन चला के कि जो हमला उन्होंने पहलगाम पे किया, उसकी ये पहली खेप, उसका ये पहला जवाब था। हालांकि अभी भी ये ओपन स्टेज पे है, होने का कुछ भी हो सकता है। इंडिया विक्स अभी भी ऊपर है, हाँ, लेकिन इंडिया विक्स में पहले के मुकाबले थोड़ा कूल डाउन ज़रूर हुआ है, ये बताने के लिए सफिशेंट है। और ये तभी से हुआ है जब थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और हमारे देश की आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से जो दोनों रिप्रेजेंटेटिव रही, कर्नल कुरैशी और कर्नल सिंह, उनकी तरफ से जो दोनों बातें रखी गई हैं, उसके बाद से थोड़ा कूल डाउन हुआ है विक्स। ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे थे थोड़ी देर पहले, जो आर्मी की तरफ से ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उसके बाद थोड़ा विक्स कूल डाउन हुआ, बाजार के अंदर स्टेबिलिटी आई है और स्टेबिलिटी शायद बनी रह सकती है 1 से 2 दिन। और इस चीज़ को नोट किया जाएगा कि बाजार के अंदर या पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला या ऐसी कुछ बात तो नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप यकीन मान लीजिएगा ये पहलगाम वाला पूरा एपिसोड बाज़ार पूरी तरह से डाइजेस्ट करके इसको ख़त्म कर देगा और फिर दूसरी चीज़ों पे रिएक्शन देना और शुरू करेगा। अभी ये साफ साफ दिख रहा है, समझ में आ रहा है। आज बाज़ार का जो रिएक्शन है काफ़ी मैच्योर्ड रिएक्शन है। इसके पीछे की वजह मैच्योरिटी के साथ एफआईज की होल्डिंग है 49%। आपको जब पिछली बार बैंक निफ्टी हाई देखा था आपने, तब 34% लॉन्ग था एफआईज। आज हम 49% पे एफआईज लॉन्ग है और इस बीच अटैक होने के बावजूद उससे पहले या हो सकता है उसके बाद भी हम इस टोटल पोजीशंस को ना कम करें। ध्यान रखिए, बैक टेस्टेड फार्मूला जैसा है। जब एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस जो 49% है और रिटेल की लॉन्ग पोजीशंस जो 44% है, इन दोनों में रिटेल पीछे छूट जाए और एफआईज की लॉन्ग पोजीशन बढ़ जाए तो समझ लीजिएगा बाजार को काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में मार्केट है। लेकिन इन सब की भी अपनी एक मर्यादा है। ये एफआईज लॉन्ग पोजीशंस करीब 80% तक जाती है और उसके बाद वहाँ से फिर सेल ऑफ होता है या फिर एक कहें ओवरबॉट कंडीशंस खड़ी हो जाती है। ये सारे डाटा आपको देखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं तब भी, और इंडेक्स ट्रेड नहीं कर रहे तब भी। लेकिन एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा, पिछले 6-7 दिन से 8 दिन से जिस तरह का मार्केट ने रेंज में अपने आप को रखा है, उसके पीछे की रीजनिंग हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, क्यों नहीं चल रहा और क्यों नहीं टूट रहा। अगर आप उन दोनों के रीजंस को देखोगे, आमने सामने की टक्कर है। आप अपना पैसा, अपनी एनर्जी और बहुत एफर्ट्स इंडेक्स पे लगा के ख़राब कर रहे हैं। यही है पैसा, यही एनर्जी, यही पढ़ाई अगर आप किसी स्टॉक्स में लगाएंगे तो शायद हो सकता है आपको अच्छे ज़्यादा पैसे मिले। कई बार साल में ऐसे मौके आ जाते हैं 2-4 बार कि जब इंडेक्स से पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि टाइट रेंज होती है, फोर्सेस आपस में टकरा रही होती हैं। लेकिन स्टॉक्स में उस समय काफ़ी अच्छा पैसा बनता है। ये वही फेज़ है मार्केट का। बहुत सारे डाटा, बहुत सारी चीज़ें जो कार्यक्रम में हम आगे भी आपके सामने रखते चलेंगे। अगर मैं बोल तो आधा घंटा पूरा यही निकल जाएगा और मैं नहीं चाहता आज के हमारे मेहमान हैं वो अपनी बात अच्छे से ना रख पाएँ। इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा विश्राम देते हुए और आज के मेहमान का ज़रा करता हूँ स्वागत। काफ़ी दिनों बाद आए हैं और मैं उनका काफ़ी बड़ा फ़ैन में से एक हूँ। बहुत अच्छे हमारे एनालिस्ट हैं राहुल शर्मा, और वो काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, डेरिवेटिव्स को हेड करते हैं जेएम फाइनेंशियल्स में। और शर्मा जी को ऑलरेडी सब लोग शर्मा जी ही बोलते हैं, राहुल लोग थोड़ा कम बोलते हैं, तो मैं भी इनको थोड़ा शर्मा जी करके ही प्रोनाउंस कर देता हूँ। तो शर्मा जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, और अच्छा लग रहा है काफ़ी दिनों बाद आपसे बातचीत करके। सर, पहले आप इंडेक्स पे अपना व्यू पॉइंट रखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, और जो ये आतंकी कार्रवाई का जवाब दिया गया है, इसको थोड़ा क्लब इन कर लेना सर विक्स के साथ जोड़ के, तो थोड़ा हमको इसके बारे में गाइडेंस दीजिए सर। या नमस्कार और सभी को गुड आफ्टरनून। देखिए, टू बिगिन विद मार्केट बहुत लाइट था। जो डेरिवेटिव की पोजीशनिंग थी मार्केट के अंदर वो लाइट थी। कहीं ना तो एफआईएस का ना रिटेल का कोई बड़ा कमिटमेंट था मार्केट में। दूसरा, ओवरऑल ये जो कार्रवाई हुई है बॉर्डर पर, ये कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था इसे, और इसी वजह से जो जो आज रिएक्शन है ज्यादा नेगेटिव नहीं है। और सेकेंडली, कल रात जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आया, जो हमने एफटीए साइन किया है यूके के साथ, ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं फैक्टर्ड इन है। तो ओवरऑल मार्केट का रिएक्शन काफी सबड्यूड है।
अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर बाकी एक्सचेंजेस को देखें तो काफी नेगेटिव रिएक्शन है द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, बट डोमेस्टिकली स्पीकिंग निफ्टी में जो इनफैक्ट जो इनहेरिटेड स्ट्रेंथ है अभी तक तो बनी हुई है। अब हमने ओवरऑल एक रिसर्च किया कि पिछली 20-25 सालों में जब जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब मार्केट्स का रिएक्शन कैसा था। तो सबसे पहले तो जो इनिशियल रिएक्शन होता है वो नेगेटिव होता है, जब भी शायद चाहे बालाकोट हो या फिर पार्लियामेंट अटैक्स हो या मुंबई वाले अटैक्स हो, तो पहला रिएक्शन नेगेटिव होता है। लेकिन हर बार 1 महीने का जो रिटर्न है, यानी कि ये फर्स्ट डे से लेके जो 30 डे रिटर्न है, वो पॉजिटिव रहता है निफ्टी के अंदर। तो ओवरऑल मार्केट जो है इनिशियल शॉक के बाद में मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। तो अब की बार भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कुछ रहना चाहिए। हो सकता है 1-2 दिन वोलेटिलिटी यहाँ पर मार्केट के अंदर डेफिनेटली रहेगी। तो इंडिया फिक्स जब तक 17-18 के ऊपर है, मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस लाइट रखे, खास करके डेरिवेटिव्स में। ऑप्शन राइटिंग बिल्कुल भी ना करे जब तक इंडिया विक्स कूल ऑफ नहीं हो जाता है। हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 2-3 दिन में एक रिएक्शन हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से, व्हाटएवर। हम वॉर एक्सपर्ट्स नहीं है, लेकिन ओवरऑल जब भी ऐसा सिनेरियो होता है तो मार्केट के अंदर नर्वसनेस जरूर बनी हुई होती है। तो थोड़ा सा 1-2 दिन की वोलेटिलिटी के लिए ब्रेस कीजिए, और एक बार इनिशियल वोलेटिलिटी हो जाती है तो हमें लगता है कि निफ्टी के अंदर एक अच्छा खरीदारी का मौका बनेगा। और जो लेवल्स है जहां पर हमें ध्यान रखना है, तो 24,000 का एक इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी के अंदर। अगर 24,000 का लेवल आज या कल में आता है तो वहां पर एक ट्रांच में बाइंग कीजिए। और जो सेकंड मेजर सपोर्ट है निफ्टी के अंदर वो 23,500 का है। तो ये ओवरऑल एक 800 पॉइंट की रेंज है निफ्टी में। ये दो लेवल्स अगर आते हैं तो आप डिप्स पे अक्यूमुलेट करने की स्ट्रेटेजी रखिए। और ओवरऑल 2 सेक्टर है जो हमें लगता है कि, इनफैक्ट 2-3 सेक्टर है जो हमें लगता है कि अक्यूमुलेट किए जा सकते हैं इस वोलेटिलिटी में। एक तो है डिफेंस, दूसरा आईटी है जो एक डिफेंसिव की तरह प्ले कर रहा है, और तीसरा एफएमसीजी जो और एक डिफेंसिव सेक्टर की तरह प्ले आउट करके करता हुआ दिख सकता है। तो इन सेक्टर्स में एक्सपोजर बढ़ाइए। ट्रैवल और होटल इंडस्ट्री जो है, इनमें क्लियरली अपने पोजीशंस कम रखिए, क्योंकि जैसे हमने देखा कि ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया में काफी लाइक प्लेन्स वगैरह उड़ना बंद हो गई है। तो एयरलाइन स्टॉक्स को इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। और अगर ये वॉर एस्केलेट होता है तो जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसको भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। तो इन 2 सेक्टर से आप लाइट रहिए या अवॉइड कीजिए। और ओवरऑल डिफेंस, एफएमसीजी, आईटी, ये वो सेक्टर है जहां पर हमें लगता है कि आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस या एक तरह से अपना पोर्टफोलियो एक्सपोजर जो है उसे बढ़ा करके चल सकते हैं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। और आपने जो विक्स वाली बात बोली, एग्जैक्टली यही हमारा भी कॉल है सर। जब तक विक्स थोड़ा कूल डाउन नहीं होता, स्थिति थोड़ी नाजुक रहेगी। आपको बड़ी पोजीशंस रखनी, जैसे आपने बता भी दिया और अच्छे से गाइड भी किया है। सर, स्टॉक्स के सिलसिले को शुरू करते हैं, लेकिन ठीक उससे पहले कल के हमारे मेहमान थे श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से। उनका एक बार मैं रिपोर्ट कार्ड दिखा देता हूँ, ताकि उन्होंने जो कल शेयर्स दिए थे उसका रिएक्शन आज तक का क्या है। फिर हम स्टॉक्स की बातचीत आपसे शुरू करेंगे राहुल जी। तो कल के मेहमान श्रीकांत चौहान जी का रिपोर्ट कार्ड। देखिए, कल चोला इन्वेस्टमेंट के बारे में जिक्र हुआ था, 3% का गेन आपको वहां से मिला होगा। श्रीकांत चौहान ने आपको गाइड किया था। इसके अलावा उन्होंने कमिंस के बारे में भी अपनी बात रखी थी, कॉल थी। इरिडा बेचने की रिकमेंडेशन, 1% वहां से आया। और एंजल वन बेचने की रिकमेंडेशन। एसएल भी कटा, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं कटा, तो एंजल वन से भी स्टॉप लॉस कटा। रिलायंस से स्टॉप बेचने की रिकमेंडेशन दी, सपाट है, कुछ खास बड़ा प्रॉफिट लॉस नहीं है, यानी कि 1% ऊपर नीचे भी नहीं हुआ। और टाटा स्टील के साथ भी यही हुआ, खरीदने की रिकमेंडेशन थी, बट अभी चला नहीं, वो भी सपाट पड़ा हुआ है। तो 1 एसएल, 2 सपाट और 3 से अच्छा प्रॉफिट है। ये रिपोर्ट कार्ड बताने के लिए सफिशेंट है कि इस कार्यक्रम में जितने गेस्ट आ रहे हैं वो आपको बढ़िया ट्रेड दे रहे हैं और नेट में आप कमा के ही निकल रहे हैं इसके अंदर। इसलिए हर रोज़ 12 बजे बिना नागा आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा कीजिएगा। हर दिन अब एक नए गेस्ट को लेके आते हैं, ताकि एक व्यू पॉइंट मिल जाए आपको और बायसनेस भी कहीं ना हो। आज हमारे मेहमान जो हैं वो राहुल शर्मा हैं, जेएम फाइनेंशियल से। राहुल सर, तेज़ी के शेयर्स आपके सामने आते हैं, आप जरा देख के बताइएगा इनमें करना क्या है। दो शेयर है सर, भारत फोर्ज है और दूसरा है एबी कैपिटल। इन दोनों पे एक बार जरा ट्रेड सेटअप चेक कर लो सर। आज एक 4% ऊपर है भारत फोर्ज और एबी कैपिटल करीब 2-2.5% है। प्रोग्रेस या इन दोनों में से आई थिंक भारत फोर्ज का India's सेटअप space journey reflects this spirit. From launching a small rocket
in 1963 to becoming the first nation to land near the south pole of moon, our journey has been remarkable. Our rockets carry more than payloads. They carry the dreams of 1.4 billion Indians. India's achievements are significant scientific milestones. Beyond that, they are proof that the human spirit can defy gravity. India made history by reaching Mars on its first attempt in 2014. Chandrayaan-1 helped discover water on the moon. Chandrayaan-2 gave us the highest resolution images of the moon. Chandrayaan-3 increased our understanding of the lunar south pole. We built cryogenic engines in a record time. We launched 100 satellites in a single mission. We launched over 400 satellites for 34 nations on our launch vehicles. This year, we docked 2 satellites in space, a major step forward. Friends, India's space journey is not about racing others. It is about reaching higher together. Together, we share a common goal to explore space for the good of humanity. We launch a satellite for the South Asian nations. Now, the G20 satellite mission announced during our presidency will be a gift to the global South. We continue to march ahead with renewed confidence, pushing the boundaries of scientific exploration. Our first human space flight mission, Gaganyaan, highlights our nation's rising aspirations. In coming weeks, an Indian astronaut will travel to space as part of a joint ISRO-NASA mission to the International Space Stations. By 2035, the Bharatiya Antariksh Station will open new frontiers in research and global cooperation. By 2040, an Indian's footprints will be on the moon. Mars and Venus are also on our radar. Friends, for India, space is about exploration as well as about empowerment. It empowers governance, enhances livelihoods, and inspires generations. From fishermen alerts to Gati Shakti platform, from railway safety to weather forecasting, our satellites look out for the welfare of every Indian. We have opened our space sector to startups, entrepreneurs, and young minds. Today, India has over 250 space startups. They are contributing to cutting-edge advancements in satellite technology, propulsion systems, imaging, and much more. And you know, it is even more inspiring that
many of our missions are being led by women scientists. Friends, India's space vision is grounded in the ancient wisdom of Vasudhaiv Kutumbakam. That is, the world is one family. We strive not just for our own growth, but to enrich global knowledge, address common challenges, and inspire future generations. India stands for dreaming together, building together, and reaching for the stars together. तो देश के प्रधानमंत्री अपनी बात रखते हुए, हालांकि स्पेस के रिगार्डिंग अपनी बात रख रहे हैं कि किस तरह से चंद्रयान ने और भारत की स्पेस एजेंसीज ने एक बेहतर रिसर्च करके और बेहतर काम करके दिखाया। खैर आगे बढ़ते हैं। अब राहुल सर, हम आपसे बातचीत कर रहे थे, हम रियली सॉरी एकदम से काटना पड़ा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे थे। आप अपना बात बताइए सर। भारत फोर्ज पे और एबी कैपिटल पे आप कुछ टेक दे रहे थे आप। कंसिडर किया जा सकता है ओवरऑल। इसने अभी तक इनफैक्ट ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले 7-8 दिनों से, उसका जो एक बेस बना लिया 1080 के आसपास, और हमें लगता है कि अब यहाँ से एक मूव आपको देखने मिल सकता है। 1185 1200 तक के लक्ष्य भारत फौज में आते हुए दिख सकते हैं। तो भारत फौज को बाई कीजिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 1150 का, और ओवरऑल लगता है कि दोनों में से आई थिंक भारत फौज का सेटअप ज्यादा प्रॉमिसिंग है। तो ऑलरेडी स्टॉक तकरीबन 4.5% ऊपर है, लेकिन जो हिसाब से आज का प्राइस मूवमेंट है ऐसे मार्केट में, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तकरीबन एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है 1200 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन। और एबी कैपिटल पे तो सर कोई ट्रेड नहीं है, उसको छोड़े कि भारत फोर्ज पे खाली फोकस करें? जी हाँ, बिल्कुल। एबी कैपिटल में कल एक अटेम्प्ट हुआ था ब्रेकडाउन देने का, और यहाँ पर स्टॉक एक बाउंस बैक दे रहा है 190 के सपोर्ट से। तो थोड़ा यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओवरऑल इसका जो ट्रेंड सेटअप तो इतना डिसाइसिव नहीं है, तो इसे मैं स्किप करना चाहूंगा। ठीक है, इसे तो आप स्किप कर दीजिए, लगा दीजिए इस पर अवॉइड के स्टैम्प एबी कैपिटल पे। लेकिन जो बाय ट्रेड है वो आपको भारत फोर्ज पे मिला है और उसका स्टॉप लॉस टारगेट भी आपकी स्क्रीन पर है। राहुल सर, 2 शेयर और भी है जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। फर्स्ट इज सीमेंस एंड सेकंड इज IEX। परसों तरसों खबर भी आ रही थी कि ज़्यादातर राज्य पावर परचेज एग्रीमेंट कर सकते हैं। IEX उसका एक बेनिफिशियरी भी हो सकता है। एक IEX 3% ऊपर है और सीमेंस 1.5-2% ऊपर है। दोनों को चेक कर लो सर। जी हाँ, खास करके सीमेंस का चार्ट यहाँ पर ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। एक राइजिंग चैनल में है ये स्टॉक पिछले काफी दिनों से। इनफैक्ट जो एक पैनिक बॉटम बनाया था फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में तकरीबन 2300-2400 के आसपास का, उसके बाद लगातार इस स्टॉक ने बाइंग देखी है। मेरे हिसाब से स्लो ग्रेजुअली आपको ये तकरीबन 3200 का लेवल आता हुआ दिख सकता है सीमेंस के अंदर। तो पॉजिटिव बायस सीमेंस में रहेगा। यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। आज का जो मॉर्निंग का जो लो है 2882 का, इसे स्टॉप लॉस रखिए। थोड़ा स्टॉप लॉस डीप है तो एक स्टाइगर्ड तरीके में बाय करके चल सकते हैं। 50% यहाँ पे बाय किया जाता है, और अगर तकरीबन 50-60 पॉइंट्स इंट्राडे में नीचे आए तो वहां पर पोजीशन ऐड की जा सकती है। ओवरऑल IEX का जो सेटअप है, IEX में लाइक थोड़ा सा यहाँ पर डाइवर्जेंस बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने 200 का अटेम्प्ट 2 बार किया, लेकिन एक तरह से लेवल निकाल नहीं पा रहा है। तो आई थिंक 200 का लेवल अगर क्रॉस हो जाए डिसाइसिवली तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन की जा सकती है, क्योंकि फिर इसमें एक बड़ा टारगेट ओपन होगा। मुझे लगता है 220-225 का टारगेट IEX में आता हुआ दिख सकता है। तो कंडीशनल कॉल रहेगा IEX में। 200 का लेवल क्रॉस करे तो आप एक 193 का स्टॉप लॉस लगाकर बाय करें, और तकरीबन 10 से 12% की अपसाइड मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में IEX में बनती हुई दिख सकती है। तो दोनों का सेटअप बढ़िया है, लेकिन इमीडिएट में आई थिंक IEX को एक बार इमीडिएट में नहीं करना चाहिए। 200 का लेवल क्रॉस करने के बाद ही आप पोजीशन लें। ठीक है, इसमें कंडीशन डाल दिए 200 के, हमने ऊपर लिखा भी है कि 200 के पार जाने पर ही ये ट्रेड बनेगा, इसलिए 220 तक का टारगेट है। और आप चाहें तो इसमें 193 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो लेकिन एक कंडीशन अप्लाइड के साथ है, ये 200 के पार होने पर ही है। शॉर्ट कवरिंग के भी दोनों सौदों पर हमने रिकमेंडेशंस ले ली है। लॉन्ग शेयर्स पे भी आपको भारत फोर्ज साफ होके आया है। अब हमारे यहाँ पे सेगमेंट खत्म। 4 शेयर पता करने थे, 4 में से 2-3 शेयर के पास तेजी के आगे हैं। मार्केट में इंडेक्स रेंज का कामकाज करेगा और कोई बड़ी पोजीशंस अभी नहीं रखनी चाहिए जब तक थोड़ा कूल ऑफ नहीं हो जाता विक्स। अब आगे बढ़ते हैं, जरा मंदी के शेयर चेक करवाते हैं सर से और लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पर फ्रेश शॉर्ट शेयर्स।
दो शेयर है सर, एक तो सन फार्मा है और दूसरा वरुण बेवरेजेस है। दोनों में आज हल्का हल्का प्रेशर है, 1.5% दोनों नीचे है। कहीं पे वीकनेस, कहीं पे क्रैक या पैसा बन सकता है पुट खरीदने से या शॉर्ट करने से, तो वो गाइड कर दीजिए। शेयर का नाम है सर वरुण बेवरेजेस VBL और दूसरा शेयर है सन फार्मा। जी हाँ, देखिए जहां तक फार्मा का सवाल है, मुझे लगता है कि एज अ डिफेंसिव अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो एज अ डिफेंसिव फार्मा आउट परफॉर्म करता हुआ देख सकता है। तो सन फार्मा को मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि जो करंट स्थिति है इसमें थोड़ा सा मामला पेचीदा हो जाता है। लेकिन वरुण बेवरेजेस में क्लियरली एक ब्रेकडाउन है। RSI ने एक नया लो लगाया है आज के सेशन में, और ओवरऑल हमें लगता है कि आपको तकरीबन 460 तक के लेवल्स आपको VBL में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं फ्यूचर्स के हिसाब से बात करूं तो तकरीबन 510 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें स्टॉप लॉस लगाए 525 का, और यहाँ पर शॉर्ट करने की राय रहेगी। पहला टारगेट ये VBL में आपको 490 का रहेगा, और 490 के नीचे हमें लगता है कि तकरीबन 470 465 के लेवल्स आपको नीचे में आते हुए दिख सकते हैं। तो दो टारगेट्स रहेंगे नीचे में, 490 और 465 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट बायस रहेगा यहाँ पर। और ओवरऑल हमें लगता है कि दोनों में से आई थिंक VBL का ट्रेड यहाँ पर ज्यादा इजियर शॉर्ट ट्रेड की तरह आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, डन सर। दो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, जरा उसको भी एक बार आप चेक कर लीजिए। फर्स्ट इज नेस्ले इंडिया एंड सेकंड इज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। इन दोनों को भी चेक कर लो, दोनों FMCG के हैं, नेस्ले इंडिया और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। जी हाँ, दोनों के अंदर आज थोड़ा मार्केट को स्थिति को देख के अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर क्लियर डिसाइसिव ट्रेंड उभर के नहीं आ रही दोनों के चार्ट्स के सेटअप में। तो थोड़ा यहाँ पर वेट एंड वॉच करने की राय रहेगी। इनफैक्ट आज के सेशन में इन्हें स्किप किया जा सकता है। ओवरऑल जब तक निफ्टी का ट्रेंड एक तरह से क्लियर नहीं होता है, खास करके इवेंट को लेकर, तो एक बार यहाँ पर एक्सेसिव बेट्स अवॉइड करें, और एक बार मार्केट का मोमेंटम सेट हो जाता है उसके बाद में पोजीशन लेने की राय रहेगी। ठीक है, दोनों को अवॉइड कर दें सर, गोदरेज कंज्यूमर्स को भी कर दें, नेस्ले को भी कर दें। जी जी बिल्कुल, दोनों दोनों स्टॉक्स को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, दोनों को अवॉइड किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी ज़्यादा ट्रेड नहीं बने, और ये चीज़ काफ़ी बेहतर है जब आपको पता है विक्स थोड़ा हाई है और हम थोड़ा ओपन कंडीशंस में हैं पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, तो इसलिए बड़े सौदे ना लें। इसलिए राहुल जी ने छांट के जो आपको सौदे बताए हैं उन सबके ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस आपको सामने स्क्रीन पर दिख जाएंगे। फटाफट सारे शेयर घुमा दो जो भी अब तक डिस्कस हुए हैं। राहुल सर, जितना हमने पूछना था आपसे पूछ लिया। 8 शेयर आपके सामने रखे, आपने काट छांट के 3-4 शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया वो। अब आपके ट्रेडिंग कॉल्स का इंतजार है, आप कौन से ट्रेड देना चाहते हो सर आपकी तरफ से? जी हाँ, दो ट्रेडिंग आइडियाज है, दोनों उन्हीं सेक्टर्स के जिसके बारे में हमने बात की है। तो पहला रिकमेंडेशन लॉन्ग साइड में रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL। ओवरऑल डिफेंस एज अ थीम हमें लगता है कि इस मार्केट में आउट परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। तो HAL को इन लेवल्स पर बाय करें। 4350 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और हमें लगता है कि पोजिशनली अगर आप एक 15-20 दिन का व्यू लगाकर चले तो 5000 तक के लक्ष्य HAL में आते हुए दिख सकते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हमारे जो पहला रिकमेंडेशन है वो बाय की तरफ रहेगा। दूसरा रिकमेंडेशन FMCG से है। FMCG में मैरिको का सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है। इनफैक्ट एक बहुत ही बेहतरीन पोल एंड फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने मिला है मैरिको में। तो मैरिको को बाय कीजिए तकरीबन 735 के आसपास। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा तकरीबन 720 का, और हमें लगता है कि यहाँ पर आपको 760 780 तक के लेवल्स आपको आने वाले 5 से 10 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो एक ब्रेकआउट ट्रेड है मैरिको में, पोजिशनल ट्रेड है। मैरिको और HAL दोनों का दोनों जो स्टॉक्स है आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर मार्केट में वोलेटिलिटी है तो डेरिवेटिव में मत बाय कीजिए, आप कैश में लेकर के चलिए, डिलीवरी में लेकर के चलिए। दोनों में सेटअप्स काफी प्रॉमिसिंग लगते हैं फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, पॉइंट टेकर है। थोड़ा आपको कंट्रोल्ड वे में इसके अंदर काम करना है, और कोशिश करें कि इसके अंदर अगर कैश पोजीशंस रखें, यानी कि जितना आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल लीवरेज आपको अलाउ करें उतना ही शेयर्स लो आप। थोड़ा समय भी देना। 5000 तक के टारगेट है, बड़ा टारगेट है, और 4350 का स्टॉप लॉस है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स का। सेम विद मैरिको के साथ भी है, और जो शेयर्स हमने पूछे थे उनके स्टॉप लॉसेस टारगेट भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। राहुल जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज सभी बताने के लिए। इन सभी ट्रेड्स को हमने नोटिस कर लिया है। आपका कल रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे सर 12 बजे के इसी कार्यक्रम में ही। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।
अच्छा लगता है आपसे Thank you. बातचीत करके, आते रहिएगा सर शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।